तांबा है, जैसे कि सोना है, ठीक है? इनका आपको रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम का द्रव्यमान। किस थोड़ा समझेंगे। बेटा यहाँ पर आपने क्या किया था, एक ही पात्र लिया था, है ना? और उसमें क्या था बेटा, एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है ना? और फैराडे का पहले नियम में क्या था? फैराडे का प्रथम नियम प्रथम नियम में आपने क्या किया था बेटा, एक ही पात्र लिया था, उसमें क्या लगाया था, इलेक्ट्रोड लगाया था, है ना? ठीक है? और जैसे ही बेटा इसको आपने एक ही सप्लाई दी थी ई, है ना? यहाँ से धारा आई और बेटा धारा टूटते ही इलेक्ट्रोलाइट में से क्या बने, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने और बेटा इन्होंने कार्य करना शुरू किया, है ना? दरअसल ये इन इलेक्ट्रोड की मात्रा जो बेटा यहाँ या यहाँ जाती है ना, इस मात्रा को आपने क्या माना था, एम ग्राम माना था। माना था, नहीं माना था? माना था। और बेटा ये जो धारा आ रही है ना, उसको आपने क्या लिया था, क्यू, यानी कि क्यू कूलाम आवेश लिया था, है ना? तो यहाँ से ही तो आपने बोला था पहले नियम के अनुसार कि P समानुपाती होता है Q के और P बराबर क्या होता है बेटा ZQ और यहाँ से आपने निकाला था Z बराबर क्या होता है M बटे Q और यहाँ से आया था बेटा ग्राम प्रति कूलाम। बोलो हाँ, हाँ। ये क्या था, पहला नियम था। ये क्या था, पहला नियम। यानी कि टूटने वाले पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है बेटा, वो इसके आवेश के समानुपाती होता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा पहला नियम कहता है, ठीक है? ऐसा कौन कहता है बेटा, पहला नियम कहता है। बोलो सही हाँ से। दूसरे नियम में मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए। ये देखो, दूसरे नियम में मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे पात्र लगा दिए, है ना? अब इस नियम में क्या कह रहा है, देखना बेटा, इलेक्ट्रोलोड यानी कि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोड, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है ए, उस पे ये इलेक्ट्रोड, ये ए2 बेटा इस पे ये इलेक्ट्रोड, ये ए3 इस पे ये इलेक्ट्रोड, पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा यानी कि एम बेटा किसके समानुपाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 के समानुपाती है। बोलो हाँ। यहाँ से फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, फैराडे के दूसरे नियमानुसार क्या होगा साथियों, सर वो फैराडे कहता था कि एम जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, ई, और ये ई क्या है बेटा, ये ई है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बोलो हाँ। है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो जब इसमें से धारा जारी है ना, तो बेटा यहाँ पे इसका रासायनिक तुल्यांक E1 है, कितना है, E1 है, और टूटने वाले जो आवेश है ना बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मान मैं मान लेता हूँ बेटा कितने हैं, M1 है। उसी तरह बेटा यहाँ पे मान लेता हूँ मैं M2 टूटा है और बेटा E कितना है, E2 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और बेटा यहाँ पर मेरा M3 टूटा है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, E3 है, ठीक है? हाँ। M1 M2 M3 क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का टूटा अंश जो इलेक्ट्रोड पर जाता है, ठीक है? हाँ। और सर क्या है, और E1 E2 और E3 क्या है सर, ये इलेक्ट्रोलाइटों का क्या है बेटा, रासायनिक तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक है। बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है? चलिए बहुत सही। तो यहाँ से बेटा मुझे क्या समझ में आया, M समानुपाती Q होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से सर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि यदि यदि मेरा M जो है वो E के समानुपाती है, तो बेटा मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अतः मेरा M और E को अगर मैं नीचे भेजूंगा तो बेटा इन दोनों का अनुपात मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को कहते हैं बेटा स्थिर हो जाएगा। होता है कि नहीं, होता है ना? अब देखना बेटा आराम से, इसका मतलब मेरे इस पात्र के लिए अगर मेरा M1 बटे E1 है, तो बेटा इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा, M2 बटे E2, और इस पात्र के लिए क्या हो जाएगा, M3 बटे E3, और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहीं से मेरा फैराडे का तीसरा नियम आता है कि अतः यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से समान धारा जाए, तो बेटा पहले से मुक्त हुआ पदार्थ बटे रासायनिक तुल्यांक, दूसरे से मुक्त हुआ बटे रासायनिक तुल्यांक, तीसरे से मुक्त हुआ पदार्थ बटे रासायनिक तुल्यांक। अब ऐसे ऐसे कितने भी लगा दो, इस तरह से चलते जाएंगे। बोलो समझ में आया? आया। तो यही बेटा क्या है, फैराडे का दूसरा नियम, और यह रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करता है, ठीक है? बहुत सही, ठीक है? चलिए, तो आपको आई होप बेटा पहला और दूसरा फैराडे का नियम अच्छे से समझ में आ चुका है। आया कि नहीं आया? ठीक है? पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, ये तमाम चीजों के बारे में आपने जान लिया, ठीक है? पहला नियम सिंपल सा था, M बराबर ZQ, यहाँ से मात्रक पूछता बेटा, ध्यान रखना। दूसरा नियम, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में मात्रा क्या डाली है, समान डाली है, ध्यान है, यहाँ लिख दो बेटा, याद रहे प्रवाहित धारा का मान समान है। समान है, ठीक है? सर इस करने का कारण क्या है? बेटा आजकल जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, वैसे-वैसे हमें एक ही समय पर अलग-अलग चीज़ों को तात्विक शोधन की ज़रूरत होती है, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए बेटा हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको? अब इसके अनुप्रयोग करेंगे कि विद्युत अपघटन के, अब मुझे पता चल गया कि धारा डालूँगा तो इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, है ना? इसका मतलब अब बेटा धातुओं का शोधन होगा, धातुओं पर हम लेपन कर पाएँगे, एक धातु की परत दूसरे पे लगा पाएँगे, धातुओं को प्योर कर पाएँगे, क्योंकि खनिज क्या मिलते हैं बेटा, अशुद्ध स्थिति मिलते हैं, उनको मुझे शुद्ध करना पड़ेगा, और तो और हम सेल बना पाएँगे, और तो और हम बैटरी बना पाएँगे, ये सब इन्हीं एक्सपेरिमेंट का करामात होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? तो ये थे बेटा फैराडे का पहला और दूसरा नियम आपके सामने, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये क्या था बेटा, पूरा किस पर आधारित था? ये पूरा विद्युत अपघटन पर आधारित था। तो लिखना बेटा,
यह संपूर्ण अभिक्रिया, यह संपूर्ण कार्य किस पर आधारित होता है बेटा? विद्युत अपघटन पर आधारित होता है। होता है कि नहीं? होता है, विद्युत अपघटन पर आधारित होता है। अब बेटा आप क्या करेंगे, इस विद्युत अपघटन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि आम जीवन में इसके कैसे उपयोग है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, ठीक है? आओ, तो लिखना बेटा अगला। यहाँ से क्वेश्चन आता है, टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना। विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? कौन कौन सी होती है, आओ देखते हैं। तो पहला तो लिखोगे बेटा, विद्युत अपघटन की क्रिया में अनेक अनुप्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि विद्युत लेपन करना, मुद्रण करना, विद्युत का शोधन करना, या फिर निष्कर्षण करना, या कैपेसिटर का निर्माण करना, ठीक है? तो लिखो बेटा, इसमें पहला क्या पढ़ेंगे? अब मैंने सर इसके क्यों नहीं लिखा इसका नंबर, क्योंकि बेटा इसका तो कितना ही प्रयोग होता है, कल को पूछ के आप बना दोगे सर रासायनिक प्रयोग करके मैंने ये बनाया, तो मैं ना करूंगा। अनुप्रयोग एप्लीकेशन होता है, कितने भी कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसका नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है? कौन कौन से होते हैं ये बताते हैं। तो पहला अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पहला अपन पढ़ेंगे विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, है ना? दूसरा आप क्या पढ़ेंगे बेटा, गौर करो, क्या क्या पढ़ा है बेटा? विद्युत मुद्रण। सर ये क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे, पहले नाम लिखो। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे बेटा अपन धातु शोधन, यानी कि धातु को प्योर करना। अगला क्या पढ़ेंगे बेटा? धातु निष्कर्षण, बताएंगे बेटा, बताएंगे धातु निष्कर्षण। इंग्लिश में भी बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो ठीक है, डोंट वरी। कैपेसिटर निर्माण, जो कैपेसिटर बनाते हो ना बेटा, वो भी अरे सर इससे ही बनाते हैं, बिल्कुल बेटा इसी से ही बनाते हो, है ना? कैपेसिटर निर्माण, कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? दो प्लेटें ही तो होती है चालक की, ये इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में क्या बनते हो? कुछ अलग खत्म। कैपेसिटर निर्माण, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले बेटा विद्युत लेपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जहां जरूरत है बेटा वहां इंग्लिश लिख दूंगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लेपन का मतलब बेटा कुछ नहीं, उसके ऊपर प्लेटिंग करना, उसके ऊपर लगा देना, ठीक है। विद्युत मुद्रण का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोटाइपिंग। धातु शोधन का मतलब होता है बेटा मेटल प्यूरिफिकेशन। ये क्या है बेटा? मेटल को शुद्ध करने वाला, मेटल प्यूरिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो मेटल है ना उसमें से अशुद्धि हटाना, प्यूरिफिकेशन। अब देखो बेटा इसके इसका एक भाई ये भी होता है, अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये धातु निष्कर्षण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर, यानी कि एक झुंड में चीजें पड़ी है, उसमें से मुझे धातु को खींच के बाहर निकालना है ना? मान लो लोहा है तो मैं मैग्नेट से खींचूंगा, है ना? उसे कहते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। और प्योर करने का मतलब क्या होता है बेटा? उसमें से अशुद्धि हटाना, है ना? दोनों चीजें अलग अलग है, तो इसे कहते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। क्या कहेंगे बेटा? धातु निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना? हाँ। और लास्ट के अंदर बेटा है कैपेसिटर निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। सर अभी सेल नहीं आया बेटा, पहले बेसिक चीजें तो समझो, है ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन घुमाए तो बेटा आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इधर से तो बनाएगा। तो पहला है बेटा विद्युत लेपन, है ना? टू द पॉइंट चीजें लिखते हैं, ठीक है। पहला लिखो बेटा विद्युत लेपन। सर ये विद्युत लेपन क्या होती है? 2 मिनट लिखो बेटा। अब देखो बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, इस प्रक्रिया में विद्युत की सहायता से एक धातु की परत दूसरी धातु की क्या चलाई जाती है? बारीक परत चढ़ाई जाती है, उसे लेपन कहते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, इसमें एक धातु की दूसरे धातु पर क्या चढ़ाई जाती है बेटा? पतली परत, पतली परत चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसे क्या कहोगे बेटा? इसे ही विद्युत लेपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? विद्युत लेपन, है ना? अब इसका सिद्धांत क्या है बेटा? इसका सिद्धांत समझो सबसे पहले तो, है ना? अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बता दूं पहले, है ना? क्वेश्चन पूछेगा बेटा किसकी और किस पर, एनोड पर क्या रखोगे, कैथोड पर क्या रखोगे? बेटा क्वेश्चन आता है वो ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, एनोड पर क्या लगाओगे? यहाँ लिखो बेटा एनोड, यहाँ लिखो बेटा कैथोड, क्या लिखोगे? कैथोड। बहुत बढ़िया, जैसा बता रहा हूँ बेटा, याद कर लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? देखना, अब आपको पूछा जाता है बेटा कौन सी धातु की किस पर लेप लगानी है ना? आराम से देखो बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, एक है एनोड और एक है कैथोड। एनोड पहले आता है कि नहीं भाई? एनोड और ए पहले आएगा, है ना? तो यहाँ लिखो बेटा जिसकी, और यहाँ लिखो जिस पर। यहाँ लिखो, एक बार लिखो सही, जिसकी, और यहाँ क्या है बेटा? जिस पर। नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं बेटा। देखो मान लो सोने की ज्वेलरी है और तांबे की है, तो बताओ सोने को कहाँ लगाओगे? तो सोने की लेप लगानी है, तो जिसकी यानी कि एनोड पे क्या लगाओगे? सोना। जिस पर यानी कि किस पर? चांदी पर, तो लगा दिया। याद हो गया ना बेटा? हाँ, तो ये क्या है बेटा? लेप, लेपित क्रम। बोलो समझ में आया?
आया। सर अब कभी गलत नहीं होगा, है ना? एक उदाहरण पूछूं? हाँ, मान लो आपको बेटा ये बोल दिया कि आपको सोने की पतली परत लगानी है चांदी पर। तो कैथोड पर कौन सी धातु कौन सी धातु लटकाते हैं? भाई ये एनोड कैथोड पे तो लटकती है। हाँ, तो देखो बेटा, अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ लिखोगे एनोड, यहाँ लिखोगे कैथोड। यहाँ क्या समझाया सर ने? जिसकी, तो इसको पूछो किसकी, तो ये कहेगा सोने की, तो यहाँ लिखो बेटा सोने की। इसको पूछो किस पर, तो ये कहेगा चांदी पर, तो यहाँ लिख दो बेटा चांदी। आपका आंसर हो गया 100% राइट। समझ में आया? क्यों इंटेलिजेंट बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स लाते हैं? क्योंकि बेटा उनको मार्क्स लाने का तरीका पता होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या याद करोगे? किसकी, और यहाँ किस पर, किसकी यानी कि जिसकी और जिस पर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, किसकी लेप और जिसकी लेप वाली बात। ठीक है, ओके, चलिए। अब इसका सिद्धांत क्या होता है बेटा? इसका सिद्धांत क्या होता है कि लवण के घोल में जब दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो बेटा दो धात्विक प्लेटों में क्या हो जाते हैं? जब लवण के घोल में दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो बेटा धात्विक प्लेटें क्या होती है? रासायनिक परत के कारण, रासायनिक क्रिया के द्वारा बेटा क्या होती है? इस पर लेप होता है। मैं लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखो बेटा, इसका सिद्धांत क्या है? आपको कोई पूछेगा विद्युत लेपन का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा? लवणीय, लवणीय मतलब बेटा लवण वाला, यानी कि जैसे कि NaCl है ना, तो लवण के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, और विद्युत धारा पूछी जाती है बेटा कौन सी, तो बोलना डीसी, कभी भी एसी नहीं। एसी कभी भी नहीं, ध्यान रखना, डीसी प्रवाहित की जाती है, जाती है। तो एनोड पर, एनोड पर लटकने वाली धातु की परत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, प्रभाव द्वारा कैथोड पर लटकी धातु पर, धातु पर चढ़ जाती है, पर लेपित हो जाती है। बस यही सिद्धांत है। अब देखो बेटा, या तो इसको याद करो या मेरा तरीका जिसकी और जिस पर, है ना? तो देखो बेटा, लवणीय घोल के अंदर, यानी कि लवण, जैसे कि NaCl क्या है बेटा? लवण है ना। हाँ, तो लवणीय घोल में विद्युत धारा डीसी प्रवाहित करने पर एनोड पर जो लटकी हुई होगी ना प्लेट, उसकी धात्विक परत, उसकी उस धातु की परत कौन सी बेटा? बारीक परत, विद्युत रासायनिक प्रभाव द्वारा बेटा कैथोड पर लटकी परत पर क्या हो जाती है? लेपित हो जाती है। और यही क्या कहलाता है? यही लेपन का सिद्धांत होता है, यही विद्युत लेपन का सिद्धांत है। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को? एनोड और कैथोड। एनोड पे कौन सी धातु लगाओगे? जिसकी लेप लगानी है। और कैथोड पे क्या है? जिस पर लेप लगानी है। कोई भी ले लो बेटा, आपको सोने पर चांदी की लगानी है, इसकी भी लगानी है, जिंक पर सोने की लगानी है, किसी पे भी लगानी है, जिसकी लेप लगानी है बेटा वो एनोड पर, जिस पर लगानी हो कैथोड पर, काम खत्म। ये आपका लेपन हो गया कंप्लीट। ठीक है, जिस धातु की परत चढ़ानी है और बेटा उसे एनोड पर लगा दो, और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे कैथोड से जोड़ दो। ठीक है, चलिए, ये हो गया बेटा आपका विद्युत लेपन खत्म। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। एक चित्र बना के बताऊं क्या, है ना? हाँ, अब देखना बेटा, इस चित्र में क्या होता है, देखो इस चित्र में क्या होगा, देखो समझो बेटा, कैसे बनाओगे इस चित्र को? मान लो ये एक पात्र है ना? अच्छा, ये एक पात्र है, गौर से देखो। ठीक है, अच्छा, एक प्लेट किसकी बना दो बेटा? एनोड की। ये वो प्लेट है किसकी बेटा? जिसकी लेप चढ़ानी है। अच्छा, और एक प्लेट बना दो सर कैथोड की। ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत हो ना? ये लो, ये मैंने कैथोड की लेप है, इसकी लेप चढ़ानी है। ठीक है, चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये क्या है बेटा? ये जिसकी और ये क्या है? जिस पर। ठीक है, बहुत सही। अब देखना, आराम से देखना। और ये पूरा बाहर का पात्र है मेरा, है ना? ये पूरा मेरा बाहर का पात्र है। अच्छा, इसके अंदर घोल कौन सा होगा पूछेगा, तो बेटा क्या बोलोगे? लवणीय घोल होगा। पहला क्वेश्चन, ये घोल कैसा होगा? तो लवणीय होगा। लवणीय का मतलब लवण युक्त। अच्छा, देखो बेटा, ये हिस्सा एनोड है, आपको कैसे पता चला? तो सर आपने ही तो लिखाया था, एनोड हिस्सा कौन सा होता है? एक धन छोर होता है, धनात्मक छोर होता है ना? हाँ, और धनात्मक छोर होता है, यानी कि ये बैटरी के किससे जुड़ता है? पॉजिटिव से जुड़ता है कि नहीं? धनात्मक पॉइंट से जुड़ता है। हाँ, तो बस ये हिस्सा मैंने क्या कर दिया बेटा? जोड़ दिया धनात्मक हिस्से से। तो इसका मतलब ये अपने अपने आप ऋणात्मक से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, आपको किसकी परत लगानी है बेटा? सिल्वर की। किस लगानी है? कांसे पर, है ना? मान लो, तो बेटा ये मान लो मेरा कांसे की परत, कांसे की कोई भी पदार्थ है ना, और कांसा क्या होता है वो आप जानते हैं ना? और यहाँ पर बेटा क्या है आपका? सिल्वर। क्या है? सिल्वर। बेटा इस सिल्वर की परत डाल दी कांसे पर, तो बेटा जैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ से जाके बेटा एक पतली परत इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बताने की कोशिश करता हूँ बेटा, इसके ऊपर, ओहो, ये जो ना, अगर मान लो बेटा ये मेरी सिल्वर थी, अरे अगर ये सिल्वर का है, अब मेरे को पेंटिंग तो नहीं आती, कोशिश कर लेते हैं। बेटा ये सिल्वर है आपका, है ना? ओहो,
ये सिल्वर है, ठीक है। अब देखना जैसे अभिक्रिया करोगे ना तो बेटा इसकी पतली परत क्या होगी, इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो बेटा यही क्या है आपका, यही क्या है साथियों, आपका सिल्वर की परत इसके ऊपर चढ़ना, ये क्या कहलाएगा साथियों, सिल्वर का इसके ऊपर चढ़ना ही क्या कहलाएगा, आराम से देखो। तो यही बेटा धात्विक लेपन का सिद्धांत होता है, खत्म, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो यही क्या है बेटा, विद्युत लेपन का सिद्धांत है। अब इसमें क्या है बेटा लेपन के सिद्धांत में, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, जिसकी परत और जिस पर, है ना, यानी कि आप क्या ध्यान रखोगे बेटा, ये आपका हिस्सा कौन सा है, एनोड, और ये हिस्सा क्या है आपका कैथोड, है ना। हाँ, ध्यान क्या रखना है, वही जिसकी परत चढ़ानी है और जिस पर चढ़ानी है, बोलो जिस पर चढ़ानी है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने आंसर निकाल दिया और कोई भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा इसको चढ़ने के बाद अब इसमें जब आप परत चढ़ाते हो ना बेटा, इसको एक साफ करने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं बफिंग, क्या कहते हैं, बफिंग। अब बेटा यहाँ तक तो आपने समझ गया कि जिसकी और जिस पर, है ना। एक चीज और ध्यान रखना, बस एक चीज है, देखो जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बेटा ये जो कांसे की जो प्लेट है ना, ये जो कांसे की जो आपकी धातु है उसके ऊपर किसकी, मान लो ये कांसे की है ना, इसके ऊपर किसकी लेप हो जाएगी बेटा, प्रक्रिया पूरी होने पर इसके ऊपर किसकी लेप हो जाएगी, इसके ऊपर बेटा किसकी लेप आ जाएगी, तो आप कहोगे इसके ऊपर मेरे चांदी की लेप आ जाएगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इस चांदी की परत को चमकदार बनाने के लिए, यानी कि और ज्यादा बेटा सुंदर बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, इसको और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बेटा इस पे क्या की जाती है, बफिंग की जाती है। और ये बफिंग क्या होती है बेटा, ये बफिंग प्रक्रिया का अक्सर पूछा जाता है, तो ये क्या है बेटा, चमकदार बनाने के लिए की जाती है के लिए। तो क्या लिखोगे बेटा, है ना, समझ में आया, आया, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा जब लेपन की प्रक्रिया के द्वारा चांदी की परत पूरी तरह कांसे पर चढ़ जाती है ना, तो इसमें लिखना बेटा, जब जब लेपन की प्रक्रिया द्वारा द्वारा पूरी परत चढ़ जाती है, पूरी परत चढ़ जाती है। अब बेटा चाहे सोने की चांदी पर हो, चाहे चांदी की कांसे पर हो, है ना, कोई भी परत चढ़ जाती है, तो क्या किया जाता है बेटा, तो ध्यान रखना कि उसकी सतह को चमकदार बनाने के लिए बफिंग की जाती है। तो पूछना बेटा, तो लेपित सतह को और अधिक, भाई आपको कोई आभूषण बनाना है तो चमकदार बनाओगे ना, है ना, हाँ, तो और अधिक चमकदार बनाने के लिए बेटा क्या की जाती है, बफिंग की जाती है। और बफिंग में भी बेटा कुछ भी नहीं होता, पतला हल्का सा परत लगाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पूछेगा बफिंग क्या होता है, ध्यान रखना, बफिंग प्रक्रिया की जाती है, की जाती है बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि ये बफिंग प्रक्रिया क्या होगी, तो बेटा ध्यान रखना कि जब लेपन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण परत चढ़ जाती है तो बेटा लेपित सतह, यानी कि जिस पर लेपन हुआ है, उसको और अधिक चमकदार बनाने के लिए बफिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो किस लिए करोगे, सतह को और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है झाड़ू साफ करोगे, नहीं, उसको अच्छे से कोई भी कैरेमल मटेरियल, कोई भी मुलायम मटेरियल के द्वारा क्या किया जाता है, उस पर पतली परत लगा दी जाती है ना। जैसे मान लो बेटा एक पदार्थ है, उसको आपको मुझे काटना है, तो क्या करता हूँ बेटा, उसके ऊपर मैं पतली सी टेप कर ताकि ज्यादा नहीं टूट जाए, है ना, उस तरह का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे सिर्फ नाम पूछेगा, काम पूछेगा, बस डोंट वरी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, वो है विद्युत मुद्रण। अगला इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, विद्युत मुद्रण, यानी कि इलेक्ट्रिकल टाइपिंग क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। दूसरा होता है विद्युत मुद्रण, दूसरा क्या है, विद्युत मुद्रण, यानी कि इलेक्ट्रो टाइपिंग क्या है, पहले बेटा लिख लो ताकि समझ में आ जाएगा एकदम से, ठीक है। तो लिखो बेटा, इस विधि में पहले अक्षर को कंपोजिंग करके किसी पुस्तक के पृष्ठ पर को तैयार किया जाता है। तो लिखना बेटा, इस विधि में जो भी अक्षर टाइप करने हैं उन्हें धात्विक सतह पर कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा, सांचा बनाया जाता है, कंपोजिट यानी कि निरूपित लगाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अभी समझाता हूं बेटा, इस विधि में जो भी अक्षर टाइप करना है, ये मान लो आपको टाइप करना है जोधपुर, है ना, तो बेटा आप क्या करोगे, पहले इस सतह के ऊपर ये है, उसके बाद क्या करोगे, कंपोजिट कर दोगे, जैसे जे कंपोजिट कर दिया, ओ कंपोजिट कर दिया, फिर डी कंपोजिट कर दिया, एच कर दिया। कंपोजिट का मतलब धसा देना, है ना। जैसे मान लो पुराने अपन एक चाबी बनाते हैं, नकली चाबी, तो बेटा अपन क्या करते हैं, उसको सेम टू सेम उसमें डालते हैं ना, क्या कहते हैं, साबुन के ऊपर उसका जेरोक्स लेते हैं, वो होता है बेटा कंपोजिट, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया, आया। तो देखो बेटा क्या होगा, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या मोम की परत दबाकर बेटा इसकी नेगेटिव प्रतिलिपि तैयार रहती है। अब पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस या मोम को अक्षरों पर दबाकर, अक्षरों में दबाकर बेटा, इसको क्यों यूज किया, क्योंकि ये मजबूत हो जाती है बाद में, दबाकर
क्या की जाती है बेटा, नेगेटिव। भाई ओरिजिनल तो इस धातु पे होगी, है ना, तो उसकी परत क्या आएगी, नेगेटिव आएगी बाहर। नेगेटिव परत तैयार की जाती है, उसकी नेगेटिव कॉपी तैयार की जाती है। करते हैं, क्लियर हुआ? हाँ, अभी लिखते रहो बेटा, है ना। ठीक है, अब देखो ज्ञात रहे बेटा यह प्रतिलिपि चालक। अब देखो, अब आपने नेगेटिव कॉपी तो बना दी, लेकिन ये क्या है बेटा, मोम, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको चालक भी तो बनाना है, तो इसको चालक बनाने के लिए, ताकि बेटा इसमें से धारा प्रवाहित हो जाए, इसलिए बेटा इसके ऊपर ग्रेफाइट का छिड़काव कर देते हैं। लिखना बेटा, क्योंकि इस नेगेटिव कॉपी को, अभी समझाऊंगा बेटा मैं अच्छे से, नेगेटिव कॉपी को चालक बनाना है, अतः अतः इस पर क्या करते हैं बेटा, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का छिड़काव करते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर, ठीक है, बहुत सही। अब इस प्रतिलिपि को क्या करेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड पर लटका देते हैं। पहले लिखो फिर समझ में आएगा बेटा। अब इस प्रतिलिपि यानी कि कॉपी को, बेटा ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, नेगेटिव कॉपी, इसी को प्रतिलिपि कहते हैं। लिखो नेगेटिव प्लेट, हर चीज लिखा देता हूँ। प्लेट बेटा इसे ही कहेंगे, प्रति यानी कि उल्टी है ना, तो बेटा इसे ही कहते हैं प्रतिलिपि। ठीक है, तो लिखो बेटा, अब इस नेगेटिव यानी कि प्रतिलिपि प्लेट को कहाँ लगाते हो बेटा, जिस पर यानी कि को कैथोड पर संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। अभी सब बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। सर अब क्या हुआ, इसको कैथोड पे संयोजित कर दी, ठीक है, और एनोड पर क्या करोगे बेटा, तांबे की परत या तांबे की एक प्लेट लगाई जाती है, तथा साथ ही एनोड पर तांबे की परत लगाते हैं। बोलो हाँ, बिल्कुल। अब देखो, अब इस घोल में क्या प्रवाहित करोगे, डीसी धारा तैयार करोगे, है ना। अब इस घोल में, पहले लिख दो फिर समझा दूंगा। इस घोल में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, रुकना बेटा, तो बताऊंगा। जैसे ही डीसी धारा दोगे तो बेटा कैथोड पर तांबे के ब्लॉक आ जाते हैं, जिससे थपाई हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे ही डीसी धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड के, क्या बेटा, एनोड पे क्या लगाइए, तांबा, तो एनोड के तांबे की परत कैथोड पर, एनोड के तांबे की परत की छपाई कहाँ होने लगती है बेटा, कैथोड पर होने लगती है, कैथोड पर होने लगती है। और इससे क्या होता है बेटा, इससे विद्युत की उपस्थिति में क्या होती है बेटा, इससे विद्युत की उपस्थिति में इलेक्ट्रोटाइपिंग होने लगती है, और इलेक्ट्रोटाइपिंग प्रक्रिया हो जाती है, क्या सर इसको आज भी यूज करते हैं, नहीं बेटा, आजकल इसको यूज में नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। तो लिखना बेटा वर्तमान में, पूछा जाता है बेटा ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसको कम यूज करते हैं, तो वो यही है, वर्तमान में यह प्रक्रिया कम प्रचलित है। अब देखना बेटा हुआ क्या, देखो अब आराम से देखो। मान लो मुझे लिखना है बेटा जोधपुर, है ना, तो सबसे पहले मैं एक धातु की प्लेट लूंगा, ये ले ली, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसके ऊपर कंपोजिट करूंगा, यानी कि ऐसे अक्षर लिख दूंगा, JODH लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, या क्या लगाऊंगा बेटा, मोम लगाऊंगा। देखो अपन कोई भी अपनी मान लो गाड़ी की चाबी खो जाती है ना, तो बेटा अपन क्या करते हैं, चाबी बनाने जाते हैं, तो यहाँ क्या रखता है बेटा, वो साबुन रखता है, क्या रखता है, साबुन। फिर मान लो मुझे ऐसी एक चाबी बनानी है ना, तो बेटा पहले वो इसको उठा के कहाँ रखेगा, यहाँ पर रखेगा, है ना, और फिर बेटा ये क्या करेगा, ये ऐसे चाबी इसके ऊपर रखेगा, फिर इसको क्या करेगा बेटा, दबाएगा, इसको क्या करेगा, दबाएगा, इसको इस तरह से क्या किया जाता है बेटा, दबाया जाता है। दबाने के बाद बेटा इस चाबी को वापस निकाल लेगा, है ना, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परमानेंटली साचा बन जाएगा। बोलो हाँ, हाँ। जब इस चाबी को निकाल लिया बेटा, यहाँ पर एक साचा बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो बेटा यही प्रक्रिया क्या की जाती है, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी की जाएगी। देखना बेटा, मैंने मोम या POP को क्या किया बेटा, इसके ऊपर डाला, तो जैसे ही बेटा इसको मोम लगाया, तो देखो ये वापस लिखा हुआ है बेटा JODH, है ना, इसके ऊपर ये मोम या POP डालूंगा, है ना, तो देखो बेटा ये मैंने POP डाल दी, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मैंने POP डाल दी, है ना। अब क्योंकि मुझे क्या बनानी है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे लटकनी है ये प्लेट, क्योंकि ये प्लेट भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए सर, इलेक्ट्रोड आपने बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए बेटा, चालक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चालक। और इसको चालक बनाने के लिए मैं इसके ऊपर क्या डाल दूंगा, ग्रेफाइट डाल दूंगा, क्या डालूंगा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को मैं कौन से कलर में बना देता हूँ, मान लो ग्रेफाइट मैंने बना दिया, ये लो। फिर मैंने बेटा इसको चालक बनाने के लिए इसके ऊपर क्या दिया, ग्रेफाइट, क्या डाल दिया, ग्रेफाइट। ये क्या है बेटा, ग्रेफाइट।
बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये क्या है बेटा? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ग्रेफाइट है। अब ये एक प्लेट तैयार हो गई, है ना? अब इस प्लेट को मैंने वापस से क्या किया बेटा? ये मेरा पात्र है ना? और इस प्लेट को उठाया, इस प्लेट को उठा के मैंने यहाँ पर टाँग दिया। ये लो भैया। ये वो प्लेट है बेटा जो आपने बनाई है ना? JODH वाली प्लेट, है ना? और इसको कहाँ पे लगाओगे? तो बेटा इसको हमेशा हम कहाँ लगाएँगे? कैथोड पर, है ना? बहुत बढ़िया। और एक बेटा प्लेट आप लोगे, ये कौन-सी है बेटा? ये लोगे कॉपर की प्लेट यानी कि तांबे की प्लेट, है ना? और इस पे क्या लगोगे बेटा? पॉजिटिव सप्लाई। ये आपका कौन-सा हिस्सा है बेटा? एनोड, है ना? ठीक है। अब याद करो बेटा, इससे पहले की एक चीज़ याद करो, इससे पहले की एक चीज़ याद करो। बेटा हमेशा एनोड पर क्या लगाते थे? जिसकी लेप करनी है। और बेटा कैथोड पर क्या करना था? जिस पर लेप करनी है, जिस पर। अब देखना बेटा, जैसे ही अभिक्रिया होगी तो बेटा यहाँ से एनोड जो है वो जाने लगेगा और बेटा एनोड क्या करेगा? इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। तो बताओ इस पेपर की टाइपिंग हुई कि नहीं? हो गई। तो बेटा इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रो टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग। बेटा इसे ही कहते हैं विद्युत मुद्रण, है ना? यानी कि विद्युत की उपस्थिति में इस धातु का मुद्रण करना। इसका मतलब क्या है बेटा? विद्युत की उपस्थिति में मुद्रण करना, यानी कि अंकन करना। समझ में आया? आया। आपसे सर क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको सिंपल सा बेटा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ जो परत पे आपको करना है उसको कहाँ लगाओगे? कैथोड पर। जो परत लगानी है उसे क्या लगाओगे? आप एनोड पर। काम खत्म। आपको सब याद हो गया। ठीक? चलो। आई होप बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। आ रही है? तो यही है बेटा आपका क्या है? विद्युत मुद्रण। ठीक है? ठीक है। अब जो अगला है वो है बेटा धातु का शोधन। क्या है बेटा? धातु का शोधन। तो अगला क्या है बेटा? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तीसरा क्या है? तीसरा क्या आ गया आपके पास? धातु का शोधन, है ना? चलिए। तो बेटा यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको आई होप बेटा यहाँ तक की चीजें सब समझ में आ चुकी है। थैंक यू सो मच, है ना?